नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुजुर्गों का सम्मान। काजल जी एक बहुत ही अच्छी महिला थी। वह एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। कुछ दिन पहले ही या यह बोले कि 4 साल पहले ही वे रिटायर हो चुकी थी और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन अचानक से एक गंभीर बीमारी के चलते काजल जी के पति इस दुनिया से चले गए। काजल के पति एक सरकारी नौकरी करते थे जिसकी पेंशन भी आती थी। काजल जी के पति को उस बीमारी ने इस तरह से जकड़ लिया था कि उन्हें मौत की नींद सुला दिया। अपने पति के जाने के बाद काजल जी अंदर तक टूट चुकी थी। फिर बेटा बहू के कहने पर वह उनके साथ चंडीगढ़ चली गई। लेकिन साथ ही साथ उनकी 42 सालों की बसी बसाई गृहस्थी भी वहीं पर छूट गई थी। वह छूट गया था उनका सभी लोगों का साथ, उनके आस पड़ोसियों के साथ, जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। एक बड़े से नगर में पार्क के बीचों बीच बेंच पर बैठी हुई काजल जी सोच रही थी। जाने कौन से विचारों में खोई थी। अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने काजल जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा कितनी दर्दकारक और हृदय विदारक होती है, यह सोचते सोचते काजल जी का दिल दर्द से बढ़ गया था। आंखों से बार बार आंसू झलक आ रहे थे। उनके पति से जुड़े सभी चीजों को समेट कर उन्होंने अलमारी में रख दिया था। उनकी हंसी से गूंजता हुआ उनका कमरा एकदम शांत हो गया था। यह सन्नाटा काजल जी को काटने को दौड़ता था। काजल जी के पति जानकीनाथ जी गुजरे हुए लगभग 1 महीना हो गया था। उनके क्रियाकर्मों में सम्मिलित हुए सभी लोग जी जो जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थी। काजल जी के 2 बेटे और बहुएं थी। बड़े बेटे की पत्नी एक गृहिणी है। उनके बड़े बेटे का अपना बिजनेस है और छोटा बेटा चंडीगढ़ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। और बड़ा बेटा और उसकी पत्नी दोनों गांव में ही रहते थे। छोटा बेटा और उसकी पत्नी कंपनी में एक साथ काम करते थे। काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद दोनों ने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को लगभग 3 वर्ष हो चुके थे। काजल जी अपने बड़े बेटे के पास ही रहती थी। उन्हें थायराइड की बीमारी थी। अगले दिन उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी, जिसके कारण उठने बैठने में परेशानी रहती थी। जब तक उनके पति जिंदा थे, उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का सारा ध्यान रखते थे और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उनका जीवन तो अस्त व्यस्त हो चुका था। पति के क्रियाक्रम के बाद उनके बेटे और बहू उनको अपने साथ वहीं पर ले जाना चाहते थे। उनका छोटा बेटा काजल जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन काजल जी की बड़ी बहू मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे देवर जी, आप दोनों तो अपनी नौकरी पर चले जाओगे। माँ जी अकेले वहाँ क्या करेंगी? वह तो अकेले परेशान हो जाएंगी। इसलिए माँ जी को यहीं पर रहने दो। हम उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको माँ जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। काजल जी की तबीयत तो पहले से भी और ज़्यादा खराब होने लगी और ज़्यादा बीमार होने लगी थी। लेकिन उनके बड़े बेटे और बहू को तो उनकी कोई फिक्र ही नहीं थी। वे अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हैं, लेकिन अपनी माँ को अपने पास सिर्फ इसलिए रखना चाहते थे ताकि हर महीने उनके पिताजी की जो पेंशन आती है उसको आसानी से हासिल कर सकें। और उसका छोटा भाई भी अपनी माँ के लिए पैसे भेजा करता था, जिससे दोनों पति पत्नी उड़ा दिया करते थे। एक दिन काजल जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब लग रही है। क्यों ना मुझे आज डॉक्टर के पास ले चलो? मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। बड़ा बेटा गुस्से से बोला, क्या मेरे पास इतना टाइम है जो मैं आपको डॉक्टर को दिखाता रहूँगा? जहाँ भी जाना है अपने आप चली जाओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। काजल जी बोली, बेटा, तुझे तो पता है मेरी हालत के बारे में, मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ, कहीं भी चक्कर खाकर गिर सकती हूँ। तभी उनका बड़ा बेटा बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप मोनू को फ़ोन कर दीजिए,
और उसे बोलिए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। जब वह पैसे भेज देगा तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर काजल जी हैरान रह गई और कहने लगी कि बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे पिताजी की पेंशन आती है और तुम भी कुछ ना कुछ कमाते ही हो और मोनू भी पैसे भेजता है, तो फिर तुम्हें और पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम्हारे पास मेरी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं? अपनी माँ की बात को सुनकर उनकी बड़ी बहू रेशमा कहने लगी, आप किस तरह की माँ हैं जो अपने बेटे के पैसों पर ही नज़र रखती हो कि कितने पैसे हैं और कितने नहीं? क्या आपको पता नहीं है कि हमारा बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चलता, पूरा काम धंधा ही चौपट हो गया है और देवर जी तो अपनी नौकरी में खूब कमाई करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और आपका सारा खर्चा तो हम ही उठाते हैं। अगर वह थोड़े से पैसे भी दे देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी और कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? आखिर उनका भी तो हक है कि वह अपनी माँ के लिए कुछ करें। क्या हुआ, थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकते? ठीक है बहू। रेशमा ने मोनू का फ़ोन मिलाकर काजल जी को पकड़ा दिया। जैसे ही मोनू ने फ़ोन उठाया तो कहने लगा, हेलो, कैसे हो बेटा? अरे माँ, आप कैसी हो माँ? आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा कि डॉक्टर के पास दिखाऊं। माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच ही रही हैं। बेटा, वह बात नहीं है, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। अरे माँ, तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं तुरंत ही भैया के पास पैसे भेज देता हूँ, आप उन पैसों को निकलवा कर डॉक्टर के पास चली जाना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। इतना कहकर मोनू ने फ़ोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ी देर के बाद ही सोनू के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने का मैसेज आ गया था। उसके बाद काजल जी कहने लगी, बेटा, आ गए क्या पैसे? अगर आ गए हो तो अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ माँ, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको नहीं ले जा सकता, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए आपको अभी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। काजल जी मायूस होकर अपने बिस्तर में जाकर लेट गई और अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बेटे का बाहर से आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन सोनू नहीं आया। काफ़ी इंतजार करने के बाद अपनी बहू रेशमा को बोली, बेटा, तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। इस समय रेशमा चिल्लाती हुई बोली, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं और हर समय बोलती रहती हैं, मुझे बुखार हो गया है, आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और कल वहाँ दर्द हो रहा है। क्या आपको इतना नहीं पता कि बुढ़ापे में यह तो सब चलता ही रहता है, लेकिन आप हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। अब हम लोग सारा दिन आप ही की जी हजूरी तो नहीं कर में लगे रह सकते। बेटा, मैं तो सोनू को कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल, लेकिन वह भी बाहर चला गया। इस समय रेशमा चिल्लाती हुई कहने लगी, तो मैं क्या करूं? अगर वह बाहर चले गए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने घर का काम संभालूं, मेरे बस की बात नहीं है। चुपचाप से अपने बिस्तर में पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतजार करो। बार बार एक ही बात को बोलकर मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। काजल जी अपनी बहू की बातों को सुनकर चुप हो गई थी और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर फिर से लेट गई। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आंसू बहा रही थी। इंतजार करते करते काजल जी थक चुकी थी और काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन सोनू तो 1 बजे तक भी नहीं आया था और जब आया तो वह भी शराब के नशे में आया और आते ही अपने कमरे में चला गया। उसे तो याद ही नहीं रहा कि घर में उसका इंतजार उसकी माँ कर रही थी। उसने एक बार भी अपनी माँ को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर काजल जी समझ गई थी कि उनका बेटा शराब पी कर आया है, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रही। नशे की हालत में उसे कहती भी तो क्या, लेकिन उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से काजल जी ने खाना भी अच्छे से नहीं खाया था। दवाई ना मिलने के कारण उन्हें भूख भी नहीं लगी थी। दवाई और खाने की कमी के कारण काजल जी अधमरी सी होकर बिस्तर पर पड़ी रही, दर्द के मारे तड़प रही थी, लेकिन
किसी को उनसे कोई वास्ता मतलब ही नहीं था। उधर चंडीगढ़ में उनका बेटा मोनू और उसकी पत्नी रीचा को भी घर लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई थी। तभी मोनू को अपनी माँ की याद आई और सोचने लगा कि मैं कितना नालायक बेटा हूँ। मैं तो यह भी भूल गया था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। काम में इतना बिजी था कि मैं अपनी माँ का हालचाल भी ना पूछ सका। आज माँ की तबीयत को ज़्यादा ही खराब लग रही थी। तभी उनकी पत्नी बोली, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आप अभी फ़ोन करके पूछ लीजिए और माँ से बात कर लीजिए। मोनू बोला, अरे इतनी रात हो गई, रहने दो, माँ तो अब सो गई होगी और कल तो हम घर जा ही रहे हैं तो वहीं पर माँ से मिल लेंगे। कल मुझे अपने काम से वहाँ पर जाना है तो फ़ोन नहीं करते, माँ को अचानक से सरप्राइज देंगे। मोनू की बातों को सुनकर रीचा कहने लगी, यह तो और भी अच्छी बात है, इसी बहाने से माँ से भी मिल लेंगे। ऐसा कहकर दोनों जल्दी से घर जाकर खाना खाकर अपनी पैकिंग करने लगे, क्योंकि सुबह की फ्लाइट से उन्हें अपने घर आना था। डोरबेल बजते ही सोनू ने दरवाज़ा खोला। अपने भाई और भाभी को सामने देखते ही सोनू के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था और बोला कि अरे मोनू, तू अचानक कैसे आया। मोनू अपने बड़े भाई के मुस्कुराते हुए गले लग गया और तीनों अंदर चले गए। लेकिन रेशमा को तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। वह अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। मोनू रीचा आते ही अपनी माँ के कमरे में गई। सोनू दौड़कर अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को उठाने लगा और बोला कि रेशमा, जल्दी से उठो, मोनू और रीचा आए हैं। मोनू और रीचा का नाम सुनकर रेशमा तो हड़बड़ा कर उठ गई। अरे क्या बात कर रहे हो, वह दोनों अचानक से कैसे आ गए। मोनू अचानक से कैसे आ धमका। उल्टी सीधी हालत में रेशमा तो उठ खड़ी हुई और बोली। सोनू ने कुछ सोचते हुए बोला, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वे दोनों अचानक कैसे आ सकते हैं। हो सकता है उनका कोई यहाँ जरूरी काम हो। उधर जब मोनू और रीचा काजल जी के कमरे में गए, वह सो रही थी। दोनों ने जाते ही अपनी माँ के पैरों को छुआ तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तप रहा है और बुखार में उनका पूरा बुरा हाल हो रहा है। उनके पास कोई दवा वगैरह भी नहीं रखी थी। मोनू कहने लगा, अरे रीचा, माँ को तो बहुत तेज बुखार है। अपनी माँ को बुखार में तड़पता देखकर वह परेशान हो गया था। तभी रीचा भी अपनी नज़र इधर उधर घुमाती हुई दवाई ढूंढ रही थी, लेकिन दवाई तो आसपास भी नहीं थी। मोनू ने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई, अरे भैया जरा इधर तो आइए। इस समय काजल जी की आंखें भी खुल गई थी। अपने बच्चों की आवाज़ को सुनकर काजल जी बोली, अरे बेटा, तुम कब आए, तुमने तो बताया भी नहीं है। मोनू खुश होकर कहने लगी। अभी मोनू बोला, माँ, पर सब बातें छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि आपको इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, आपको बुखार भी बहुत तेज है, तो आपने दवाई क्यों नहीं ली है। इस समय काजल जी उठने की कोशिश कर रही थी। मोनू और रीचा ने उन्हें सहारा देते हुए उठाया। तभी काजल जी बोली, अरे बेटा, थोड़ा सा बुखार है, इतनी भी क्या चिंता करते हो। आप इसे थोड़ा सा बुखार कहती हो, आपका बदन तो तप रहा है और आप इसे थोड़ा बुखार बोल रही हो। मोनू ने फिर से अपने बड़े भाई सोनू को आवाज़ लगाई। सोनू बोला, अभी आया मोनू। सोनू और उसकी पत्नी रेशमा अभी कमरे में दौड़ते हुए आए। क्या आप लोगों ने देखा नहीं, माँ को कितनी तेज बुखार है। आप लोगों तो वहाँ नहीं है। मैंने माँ के पास कोई दवाई भी नहीं रखी। सोनू बोला, मैंने रेशमा को कहा था कि दवाइयों को माँ के पास ही रख दे, लेकिन तेरी भाभी घर के कामों में इतनी बिजी रहती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, काम करते करते थक जाती है, बेचारी को फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी होगी। इस समय काजल जी दर्द के मारे तड़प रही थी तो मोनू और प्रिया ने उनको सहारा देते हुए उठाया, डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पता चला उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था और शुगर भी कंट्रोल से बाहर हो गया था। तभी मोनू बोला अपनी माँ की तरफ देखते हुए, क्या माँ, आपने दवाइयाँ नहीं ली। तभी माँ ने उनसे पूछा, माँ, आपने दवाइयाँ क्यों नहीं खाई। बेटा, मेरी दवाइयाँ 1 महीने से ख़त्म हो गई हैं, मुझे दवाई ही नहीं मिली। यह सुनकर मोनू तो हैरान हो गया था और रीचा भी हैरानी से माँ जी की तरफ देखने लगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद
मोनू और रीचा माँ को घर लेकर आ गए। उन्हें कुछ खाने को देकर सबसे पहले उन्हें दवाइयाँ दी, उसके बाद उन्हें लेटा दिया। थोड़ी देर के बाद काजल जी को नींद आ गई। अपने भाई के कमरे में मोनू आया तो वह अपने कमरे में नहीं था और उसकी भाभी बड़े ही मज़े से आराम फरमा रही थी। गुस्से से मोनू बोला, भैया भैया कहाँ हैं? भाभी मोनू को देखकर रेशमा भी चौंक रही थी। आज मोनू ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। रेशमा घबराते हुए बोली, वह क्या है ना भैया, आपके भाई बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने गए हैं। उस समय सोनू भी घर आ गया। क्या बात है मोनू, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात हो गई है, बताओ तो। अपनी माँ को दवाइयाँ क्यों नहीं दी हैं? और जब माँ की इतनी हालत ख़राब थी तब भी आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। क्या आपको पता है माँ 1 महीने से दवाई नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उनका बीपी और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने आपसे कुछ पूछा है, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। माँ को मैंने आपके भरोसे छोड़ा था, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। भैया क्या आप माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? सोनू हड़बड़ाता हुआ बोला, मैंने रेशमा को कहा था कि मुझे तो टाइम नहीं है, तो तुम माँ को डॉक्टर के पास ले जाना। आपके पास टाइम क्यों नहीं था? आप ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो इतना जरूरी काम करने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं था? माँ से जरूरी और कोई क्या काम हो सकता है? तो फिर रेशमा घबराते हुए बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ, मैं कैसे माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाती? दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे। दोनों आपस में लड़ते लड़ते सोनू ने एक जोर का तमाचा रेशमा को जड़ दिया। थप्पड़ खाने के बाद रेशमा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। इस समय तपाक से बोली, अच्छा जब हाथ में पैसे आ गए थे शराब पीने चले गए, रात को नशे में धुत होकर घर लौट आए थे और सारा इल्जाम तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो। मेरी क्या गलती है? सारा दोष मुझे क्यों देने पर तुले हो? पैसे तो तुम्हारे ही पास आए थे। पैसों से शराब पीने की बात सुनते ही मोनू को गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई सोनू के मुंह पर भी जड़ दिया। मोनू गुस्से से तिल मिला रहा था। पूरा घर उसकी थप्पड़ की गूंज से गूंजने लगा था। सोनू अपने गाल पर थप्पड़ पड़ते ही बेसुध हो गया था। वह चाहता तो मुकाबला कर सकता था, लेकिन वह चुपचाप रहा, क्योंकि मोनू और उसकी पत्नी के कारण ही उनके घर की रोजी रोटी चलती है। इसलिए वह चुपचाप पत्थर की तरह मूर्ति बनकर खड़े रहे। अभी रीचा भी कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है। कितनी तड़प रही थी वह। भाभी आपने देवी समान सास को सेवा करने की बजाय उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। मोनू कहने लगा, हम तो इसलिए पैसे भेजते थे आप लोगों को कि कम से कम माँ की दवा दारू तो होती रहेगी, लेकिन तुमने तो उन पैसों को भी शराब के नशे में उड़ा दिया। हम जो हर महीने इतनी मोटी रकम भेजते थे वह सब कहाँ चली गई? और समझो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए भेजे थे, उसमें से थोड़े पैसे भी आप माँ के इलाज पर खर्च नहीं कर सके। आप दोनों उन पैसों को हड़प गए। इतना कहकर वह दोनों अपनी माँ के कमरे में चले गए। मोनू अपनी पत्नी को कहने लगा, तुम माँ का पूरा ध्यान रखना, उनकी खूब सेवा करना और जो भी माँ खाने का मन करे उन्हें तुरंत बना कर दे देना। तुम्हारा काम भी मैं ही देख लूँगा। प्रोजेक्ट की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करना, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माँ हमारे लिए सबसे पहले हैं। अगर काम 2 दिन में ही हो गया तो हम फिर लौट जाएंगे और माँ की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी माँ को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो माँ की पैकिंग भी कर लेना। रीचा बोली, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी और माँ की सारी पैकिंग भी कर दूँगी। आप बेफिक्र होकर चले जाइए और पूरा ध्यान अपने काम पर दीजिए। उस प्रोजेक्ट का काम करते करते शाम हो गई थी। रीचा ने अपनी सासू माँ के लिए दलिया बनाया, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को कहा था। दलिया बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाया। खिलाने के बाद उनको दवाई दी। थोड़ी देर के बाद रीचा ने काजल जी को अच्छी तरह लिटा दिया था। काजल जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था, तो रीचा उनके पैरों को दबाने लगी। रीचा अपनी सास की खूब सेवा कर रही थी। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर काजल जी खूब प्रसन्न हो गई थी।
और ऋचा को आशीर्वाद दे रही थी। सोनू और रेशमा अपनी माँ की सेवा करते देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे और इसी जलन की वजह से आज तो रेशमा ने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया था और अपने कमरे में ही पड़ी रही। जब ऋचा ने देखा कि सभी बर्तन खाली पड़े हैं तो उसने अपनी भाभी को खाना बनाने को बोला, लेकिन उसने तो मना कर दिया। रेशमा मना करने पर ऋचा ने अपने आप ही खाना बना लिया, लेकिन उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। ऋचा खाना खाते हुए काजल जी से पूछने लगी, माँ जी आपका भी खाने का कुछ मन है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए भी कुछ बना दूंगी। इस पर काजल जी ने मना कर दिया। ऋचा अपने कॉलेज की बातें बता कर काजल जी को हंसाने की कोशिश कर रही थी, जिससे काजल जी अपना सारा दुख दर्द भूल गई थी। अपने पति के चले जाने के बाद काजल जी पहली बार हंसी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि खुशियाँ उनके जीवन में फिर से आने लगी हैं। ऋचा अपनी सासू माँ की खूब सेवा कर रही थी। उनके सिर में तेल लगाती हुई और मालिश करती हुई अपनी भाभी को कहने लगी, भाभी आप सबके लिए खाना बना दीजिए। अपने नाक मुंह बनाती हुई रेशमा सारे कामों को कर रही थी और अपनी मदद के लिए चिढ़ते हुए रेशमा ने अपने पति सोनू को भी बर्तन धोने के काम पर लगा दिया था। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी मजाक कर रहे थे। आज उनका पूरा घर खुशियों से चहचहा रहा था। मोनू को घर आते आते लगभग 9 बज गए थे। जैसे ही मोनू आया तो उसने अपनी माँ को हंसते हुए देखा। अपनी माँ को हंसता हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सबको हंसते खिलखिलाते हुए देखकर वह भी उनके पास जाकर बैठकर हंसने लगा। थोड़ा सा फ्रेश होकर मोनू वहाँ आ गया और अपनी माँ को कहने लगा, माँ अब आपको कैसा लग रहा है? आपकी तबीयत अब कैसी है? अरे मोनू देखो तो एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूँ। तुमने और ऋचा ने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो रही हूँ। ऋचा के आने से तो मेरा घर ही महक गया है। मेरी बच्ची ने पूरा दिन मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं तो बता ही नहीं सकती। पूरा दिन मेरी सेवा में ही लगी रही, पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज की बातें बता कर और हंसा कर मेरा पेट दुखा दिया है। आज जाने कितने सालों के बाद मैं इतना हंसी हूँ। ऋचा को फिर से आशीर्वाद देते हुए काजल जी बोली, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा सौभाग्यवती रहो। ऐसा कहते हुए काजल जी ने ऋचा को गले से लगा लिया तो ऋचा बोली, आप भी तो वर्ल्ड की सबसे प्यारी सासू माँ हो। अपने पति की तरफ देखते हुए ऋचा बोली, अपना बताइए सारा काम पूरा हुआ कि नहीं? मोनू बोला, सारा काम पूरा हो गया है, लेकिन आज तो मैं काम करते करते थक गया हूँ। जाने कितनी भाग दौड़ करनी पड़ी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के चक्कर में कहाँ नहीं भटकना पड़ा। कल तो घर पर आराम करूँगा, उसके बाद परसों हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर ना जाने कब यहाँ आना होगा। हाँ मेरे बच्चों मस्ती करो। थोड़ी ही देर में ऋचा अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाकर ले आई और अपने हाथ से खिलाने लगी। इस समय रेशमा भी आई और बोली कि खाना तैयार हो गया है, सभी लोग खाना खा लीजिए। ऋचा कहने लगी, खाना माँ के कमरे में ही ले आओ, सभी माँ के साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। ऋचा की बातों को सुनकर रेशमा तो तिल मिला गई थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई थी और चुपचाप सब काम करती रही, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह लोग पैसे नहीं देंगे तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन अभी उनको यह नहीं पता था कि मोनू और ऋचा काजल जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब मोनू और ऋचा के जाने का वक्त आया तो वह माँ का भी सामान पैक करने लगी। ऐसा करते देखकर रेशमा थोड़ी सी घबरा गई। एक झूठी मुस्कान के साथ कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हो? माँ का सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्या माँ जी भी जा रही हैं या कहीं और जा रही हैं? फिर ऋचा बोली, हाँ भाभी, हम माँ को अपने साथ ले जा रहे हैं। यह बात सुनते ही सोनू और ऋचा खुश हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सोनू और रेशमा के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। हड़बड़ाते हुए सोनू बोला, नहीं भाई, माँ को यहीं रहने दो। अब से माँ का हम पूरा ख्याल रखेंगे, तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम माँ की देखभाल करने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। क्यों माँ, अब आप भी कुछ बोलिए ना।
यह सुनकर काजल जी के चेहरे पर दुख के भाव नजर आने लगे थे और कहने लगी कि बेटा, जब तू स्कूल में तेरा नया नया एडमिशन हुआ था तो मैं थोड़ी देर बाद तुझे देखने के लिए जाती थी कि स्कूल में कहीं तू रो तो नहीं रहा है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि तेरी आंख से आंसू भी अगर गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन आज मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि मेरे बेटे को मेरी आंखों के आंसू दिखाई ही नहीं देते, देखकर भी अनदेखा कर देता है। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए काजल जी की आंखों से फिर से अश्रुधारा बहने लगी। फिर मोनू बोला, नहीं भैया, आप पर भरोसा करके मैंने देख लिया है, मैं यह गलती दोबारा नहीं कर सकता। मुझे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसे मैं दोहराना बिल्कुल नहीं चाहता। और अब तो तय हो चुका है कि माँ को मैं अपने साथ लेकर जरूर जाऊँगा, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम पर अब भी विश्वास नहीं है। सोनू रेशमा मोनू के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि माँ के कारण ही उन्हें पैसे हड़पने को मिलते थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड थी, लेकिन वह आज यह रुपए कहाँ से पाएंगे। यही सब सोचकर दोनों का दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वह खूब आग्रह कर रहे थे। काजल जी उनके पास रहे, लेकिन उनके सुनने वाला तो कोई नहीं था। मोनू अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। अब तो सोनू के हाथों में उसके पिताजी की पेंशन भी नहीं आई थी और ना ही मोनू उन्हें पैसे भेजता था। अब तो सोनू और रेशमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और मन ही मन पछता रहे थे कि अगर वह माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। माँ के चले जाने के साथ ही अब तो सोनू का बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया था। पैसों की कमी होने की वजह से सोनू ने अपने नौकरों को भी छुट्टी कर दी थी और नौकरों के काम भी खुद ही करने लगा था। वह इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि कोई अच्छी सी नौकरी कर सके। अब तो दोनों में पैसों की वजह से झगड़े भी होने लगे थे। इस बात का इल्जाम भी दोनों एक दूसरे पर ही लगाते थे। उधर चंडीगढ़ जाकर काजल जी काफ़ी खुश रह रही थी। उनके लिए एक फुल टाइम मेड भी रख ली थी। सुबह वह अपने आप भी देखभाल करती थी, जिससे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा था। उन्हें योगा भी करवाती थी। 1 महीने के अंदर ही काजल जी भली चंगी हो गई थी। ऋचा जी सोसाइटी में रहती थी। वहाँ पर सभी महिलाओं का एक समूह बना हुआ था। काजल जी भी उनकी मेंबर बन गई थी। सभी महिलाओं के साथ मिलकर योग किया करती थी। मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक पार्टियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अपनी बीमारी और परेशानियों के कारण जो काजल जी अपने जीवन को जीना ही भूल गई थी, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने फिर से जीना शुरू कर दिया था। वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती थी और जी भर के अपने बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देती थी और दोनों पर अपना खूब लाड़ प्यार लुटाती थी। हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों को खूब लाड़ प्यार देना चाहिए, क्योंकि जितना प्यार हम उन्हें देते हैं उसका कई गुना प्यार लौट कर हमारे पास आता है। घर के बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं। उनके बिना ना संसार में सुख और ना स्वर्ग में। इसलिए माता पिता को कहा जाता है कि माता और पिता के पैरों में ही जन्नत है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए और मन में शांति चाहिए, सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके दिल से सेवा करनी चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनका अपमान करते हैं तो यह हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। माता पिता हमारे जीवन में सबसे पहले हैं, उसके बाद सारी दुनिया। भगवान का नाम भी माता पिता के बाद ही आता है, इसलिए उन्हें दर्द देने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।